चलिए आ जाइए। क्या हाल चाल है? ऊपर में नहीं चल रहा है जी। हे, यहाँ पे तो मैसेज आ रहा है, जाकर के देखिए ऊपर में नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है? अरे क्या बोल रहे हैं? नहीं चल रहा है? काहे नहीं चल रहा है? चल रहा है? कौन है? क्या? ले लिया? हाँ, हो गया। चलिए चलिए आ जाइए। भारत में पहली बार बुलेट ट्रेन का परिचालन किन दो शहरों के बीच प्रस्तावित? अहमदाबाद और दूसरा दिल्ली से। पहली मोनोरेल का परिचालन कब और कहां हुआ? 2008 में मुंबई में ना। भारत में मेट्रो रेल की आधारशिला कब और किसके शासनकाल में रखी? 1900। इंदिरा गांधी। कब और कहां हुआ? 1984 दमदम से टॉलीगंज। विश्व में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन कब और कहां हुआ? भारतीय रेलवे की किन किन रेल मार्गों को यूनेस्को की सूची में शामिल? कौन कौन? कालका शिमला। भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई किस रेलवे जोन? उत्तरी। भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग की लंबाई वाला राज्य? उत्तर। चलिए आगे आइए, आगे हेडिंग मारिए। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। हेडिंग मारिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। 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 चलिए सुनिए, सुनिए अब ध्यान से देखिए। आपको वर्तमान में विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। हुबली, हुबली, हुबली का नाम आप सुने होंगे। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में पड़ता है। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में जो हुबली पड़ता है, इस हुबली रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसका उद्घाटन मार्च 2023 में, यही अभी 2023 चल रहा है, मार्च 2023 में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इससे पहले विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था वह उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था। उसकी लंबाई 1366 मीटर थी, 1366 मीटर थी। लेकिन जो हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बन गया है लगभग में 1507 मीटर, 1507 मीटर, 1507 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर से भी अधिक
रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है। समझ गए? तो कुछ विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि गोरखपुर, तो हमने आपको बताया कि मार्च 2023 में हमारे मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। यह नया नया बना है, इससे पहले गोरखपुर ही हुआ करता था, इससे पहले गोरखपुर ही हुआ करता था, लेकिन वर्तमान का आंकड़ा जो है हुबली को जाता है। समझ गए? तो याद रखिएगा, डैश देकर लिखिए, डैश देकर लिखिए, लिखिए कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक राज्य में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, कर्नाटक राज्य में स्थित हुबली, कर्नाटक राज्य में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, हुबली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, सॉरी, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, 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 जिसकी लंबाई लगभग 1507 मीटर है, जिसकी लंबाई लगभग 1507 मीटर है, 1507 मीटर है। इससे पहले कर्नाटक राज्य का, सॉरी उत्तर प्रदेश राज्य का, सॉरी, इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य का, इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य का गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य का, इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य का गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म सबसे लंबा हुआ करता था, सबसे लंबा हुआ करता था, जिसकी लंबाई 1366 मीटर, जिसकी लंबाई 1366 मीटर था, 1366 मीटर था, जिसकी लंबाई 1366 मीटर था। और उससे भी पहले कौन हुआ करता था? खड़गपुर, उससे भी पहले, खैर उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो को याद रखिएगा। खड़गपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन है? भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन है? तो नीचे से हेडिंग मारिए, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत, वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। और जो वंदे भारत एक्सप्रेस है,
इसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी होती है। अधिकतम 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है इसकी गति हो सकती है, लेकिन औसत रूप में यह ट्रेन जो है आपको 140-50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है आपको चलती है। लेकिन वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति से चलने वाले ट्रेनों में वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम आता है, फिर गतिमान एक्सप्रेस का नाम आता है। वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम आता है, फिर गतिमान एक्सप्रेस का नाम आता है। और जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है, जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है वह दिल्ली से वाराणसी, और ये चलाई गई है आपको 2019 के शुरू में चलाई गई है, 2019 के शुरू में चलाई गई है, समझ गए। तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान में देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखिएगा। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन डैश देकर। वर्तमान में भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। वर्तमान में भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वर्तमान में भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वर्तमान में भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फुल स्टॉप। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 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 दिल्ली से वाराणसी के बीच चली है। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चली है। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चली है। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चली है। दिल्ली से वाराणसी के बीच चली है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। भारत की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, उसी में कंटिन्यू। भारत की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन भारत की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। भारत की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। भारत की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। भारत की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। चलिए अब आगे समझिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, देश का पहला रेलवे स्टेशन जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होता हो, वहां पर हर काम महिला के द्वारा ही किया जाता है। वहां की स्टेशन मास्टर महिला, वहां की गार्ड महिला,
वहां हर काम महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन रेलवे स्टेशन है? देखिए, यह जो है महिला सशक्तिकरण के दिशा में भारत सरकार का एक बड़ी अहम पहल है और इसे सभी ने सराहा है। वैश्विक जगत में यूनेस्को हो या विश्व की अन्य संस्थाएं हो, सभी संस्थाओं ने भारत सरकार के इस पहल को सराहा है। देखिए, आपको राजस्थान में जयपुर है। जयपुर बड़ा शहर है, पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। और जयपुर में एक रेलवे स्टेशन है। जयपुर शहर में एक रेलवे स्टेशन है। और आप सब लोग जानते हैं भारतीय रेलवे जोन को जो है टोटल 18 भाग में विभाजित किया गया है। उसमें उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। जयपुर में एक रेलवे स्टेशन है। जयपुर में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। जयपुर में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है गांधीनगर रेलवे स्टेशन। और जयपुर का जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, यह फरवरी 2018 में जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन फरवरी 2018 में पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन बना। पूर्णतः 100%, 100%। यानी उस रेलवे स्टेशन पर सभी काम, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर काम महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन को यह ओहदा प्राप्त हुआ, जो है आपको यह ओहदा प्राप्त हुआ आपको फरवरी 2018 में। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से लिखिएगा भारत के राजस्थान के जयपुर स्थित, भारत के राजस्थान के जयपुर स्थित, भारत के राजस्थान राज्य 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 के जयपुर स्थित, जयपुर स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन फरवरी 2018 में, फरवरी 2018 में, फरवरी 2018 में, फरवरी 2018 में पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित, पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन बना। 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 चलिए, इसके बाद अब देखिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां है, कौन नदी पर है? देखिए, ऐसे वर्तमान में तो चीन में है, वर्तमान में चीन में है, उसकी ऊंचाई 310 मीटर है। देखिए, क्वेश्चन सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है चीन में, जिसकी ऊंचाई है 310 मीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाव नदी पर, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाव नदी पर एक रेल पुल का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, 359 मीटर है। और चीन में जो रेल पुल है उसकी ऊंचाई 310 मीटर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब आने वाले दिनों में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी आपको कहां देखने को मिलेगा? भारत में देखने को मिलेगा, और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में देखने को मिलेगा, और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत चिनाव नदी पर देखने को मिलेगा। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत चिनाव नदी पर देखने को मिलेगा। तो नीचे से लिखिएगा, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में, 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 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चिनाव नदी पर, चिनाव नदी पर, चिनाव नदी पर बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। यह पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है। यह पेरिस स्थित, यह पेरिस स्थित, पेरिस, पेरिस जानते हैं ना, फ्रांस की राजधानी कहां? पेरिस, पेरिस, पेरिस में एफिल टावर है ना जी। हाँ, यह पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचा है। यह पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यह पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यह पेरिस स्थित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, 35 मीटर ऊंचा है, 35 मीटर ऊंचा है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब एक चीज पूछा जाता है, जैसे आप सब लोग जानते हैं भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कोलकाता में हुई 1984 में, दमदम से टॉलीगंज के बीच हुई, हाँ या ना? अब जो है देखिए, ये मेट्रो तो ठीक है, लेकिन जानते हैं अब अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो सब की भी शुरुआत भारत में हो गई है। यानी पानी के भीतर मेट्रो भी चलाया जा रहा, पानी के भीतर भी मेट्रो अब चलाया जा रहा है। अब सिर्फ जमीन के भीतर ट्रेन या मेट्रो नहीं चलाया जा रहा है, अब पानी के भीतर भी मेट्रो चलाया जा रहा है। मतलब समुद्री भाग में भी अब मेट्रो चलाया जा रहा है। आप स्वयं सोचिए कि दिन प्रतिदिन जो है टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा डेवलप हो रहा है कि पानी के भीतर जो है अब आपको मेट्रो चलाया जाने लगा है। और देश में, देश का यानी भारत का जो पहला जल मेट्रो परियोजना है वह कोच्चि जल मेट्रो परियोजना, कोच्चि जल मेट्रो परियोजना भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना है, जिसकी आधारशिला 2016 में रखी गई थी। 2016 में मोदी जी के शासनकाल में रखी गई थी। और मोदी जी के समय जो है रेलवे का भले ही बजट जो है, रेल बजट जो है, रेल बजट जो है आपको रेल बजट को आम बजट में शामिल, रेल बजट सबके विषय में बताएं,
नहीं बताएं। आयत तोड़ी का रेलवे पढ़ा दिए, अभी पढ़ा क्या रहे हैं? और रेलवे ये पढ़ा रहे और खत्म नहीं हुआ आयत तोड़ी। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए, फिर रेल बजट के विषय में चर्चा कर देते हैं। ठीक है, लिखिएगा थोड़ा सा। और रेलवे ही पढ़ा रहे हैं आयत तोड़ी। दिल दिमाग काम नहीं करता है ना। लिखिए। भारत की प्रथम छोटकी, क्या हाल चाल है? आजकल लिपस्टिक और लगाने लगे हैं, अपग्रेड हो गए है। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। लिखिए, देख रहे हैं, मारेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ जी? ठीक है, क्या हुआ जी? ठीक है, चलिए। भारत की प्रथम जल मेट्रो परियोजना, भारत की प्रथम जल मेट्रो परियोजना, भारत की प्रथम जल मेट्रो परियोजना केरल का कोच्चि, केरल का कोच्चि, केरल का कोच्चि, केरल का कोच्चि जल मेट्रो परियोजना है। केरल का कोच्चि जल मेट्रो परियोजना है। केरल का कोच्चि जल मेट्रो परियोजना है। चलिए आइए सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सुनिएगा आप यहां पे, आइए बोर्ड पे। आपको भारत में बजट पेश होना शुरू हुआ 1860 ईस्वी से। भारत में बजट पेश होना शुरू हुआ कब से? तो 1860 से। 1860 ईस्वी से भारत में बजट पेश होना शुरू हुआ। शुरू में सब बजट एक साथ पेश होता था। आम बजट, रेल बजट, वित्त बजट, सब बजट एक साथ पेश होता था, जिसको आम बजट कहा जाता था। 1860 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक, 1860 ईस्वी से लेकर 1923 ईस्वी तक सभी विभाग के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था, जिसे आम बजट कहा जाता था। सभी विभाग के लिए, वित्त विभाग हो, रेल विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, रक्षा विभाग हो, हर विभाग के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था, जिसे आम बजट कहा जाता था। आम बजट कहा जाता था। और देखिए, भारत में रेलगाड़ी की अगर आप बात करेंगे तो भारत में रेलगाड़ी या रेल परिचालन या रेलवे का विकास जितना तेजी से होना चाहिए था, उतना तेजी से हो नहीं पा रहा था। तो अंग्रेजी सरकार ने एक कमिटी गठित किया, एकवर्थ कमिटी। अंग्रेजी सरकार ने एक कमिटी गठित किया, एकवर्थ कमिटी। और एकवर्थ कमिटी को यह काम दिया कि आप इस बात को लेकर विचार विमर्श कीजिए कि आखिरकार
भारतीय रेलवे में कौन से सुधारात्मक काम किया जाए ताकि भारत में रेलवे का विकास तीव्र गति से हो सके, भारत में रेलवे का विकास तीव्र गति से हो सके। एकवर्थ कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया जाए, यानी रेलवे का अपना अलग बजट पेश होगा, रेल मंत्री अपना बजट पेश करेगा और आम बजट अलग पेश होगा जिसे वित्त मंत्री अपना अलग पेश करेगा। तो एकवर्थ कमेटी ने यह सिफारिश किया कि आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया जाए और फिर एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर ही 1924 ईस्वी में, एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर ही 1924 ईस्वी में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया, आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया। 1924 ईस्वी से आम बजट अलग पेश होने लगा जिसे वित्त मंत्री पेश करने लगा और रेल बजट अलग पेश होने लगा जिसे रेल मंत्री पेश करने लगा, जिसे रेल मंत्री पेश करने लगा। 1924 ईस्वी से लेकर 2016 ईस्वी तक, 1924 ईस्वी से लेकर 2016 ईस्वी तक आम बजट अलग पेश होता था और रेल बजट अलग पेश होता था। 1924 ईस्वी से लेकर 2016 ईस्वी तक आम बजट अलग पेश होता था जिसे वित्त मंत्री पेश करता था और रेल बजट अलग पेश होता था जिसे रेल मंत्री पेश करता था। लेकिन हमारे मोदी जी तो इनोवेटिव हैं, हमारे मोदी जी इनोवेटिव हैं। इनोवेटिव का मतलब समझते हैं? इनोवेटिव का मतलब होता है नया नया विचार लाने वाला, नया नया खोज करने वाला, नए नए चीजों को लागू करने वाला, यानी लागू करके देखे कि सही है कि गलत है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तित करके देखा कि सही है कि गलत है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करके देखा कि सही है कि गलत है, कराची और खुरासान का अभियान करके देखा कि सही है कि गलत है, समझ गए। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करके देखा कि सही है कि गलत है, सब योजना बेचारा का असफल हो गया। उसको भारतीय इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, भारतीय इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता, यानी बुद्धिमान भी कहा जाता, मूर्ख भी कहा जाता, दोनों एक साथ कहा जाता है। तो बड़ी एक्सपेरिमेंट करता था वो। उसी प्रकार से हमारे मोदी जी भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आपको केंद्र की मोदी सरकार ने विवेक देवराय समिति को यह काम दिया कि ऐसा कीजिए ना, देखिए तो दोनों को मर्ज करके देखिए ना क्या होता है। तो विवेक देवराय कमेटी को कहा मर्ज कर दीजिए। अब मोदी जी का इशारा था तो मोदी जी का इशारा यानी जाया थोड़े जा सकता है। तो विवेक देवराय कमेटी ने यह सिफारिश किया कि क्यों ना, विवेक देवराय कमेटी, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, विवेक देवराय कमेटी ने यह सिफारिश किया कि रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाए, रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाए। और विवेक देवराय कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है। और अब रेल बजट अलग से पेश नहीं होता है, बल्कि अब आम बजट जो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री ही आम बजट पेश करते हुए रेल बजट को भी पेश करने का काम करती है। यानी पहले जो व्यवस्था था कि आम बजट अलग पेश होगा और वित्त बजट अलग पेश होगा, अब उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब रेल बजट आम बजट दोनों एक साथ पेश होता है, जो वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। और भारतीय रेलवे में, भारतीय रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला है। भारतीय रेलवे में अप्रॉक्स में 3 लाख के आसपास पद खाली है, 3 लाख। और वैकेंसी आएगा, अगस्त है नहीं, सितंबर अक्टूबर नवंबर सब में वैकेंसी आएगा, निश्चित तौर पर रेलवे का वैकेंसी आएगा, समझ गए। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक बात जानिए आप कि आपसे क्या क्या पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है
किस कमिटी के सिफारिश पर आम बजट से रेल बजट को अलग किया गया? आंसर हो जाएगा एकवर्थ कमिटी। फिर एक दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, किस कमिटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया? तो आंसर हो जाएगा विवेक देबराय कमिटी। एक प्रश्न यह पूछा जाता है, रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया? तो 1924। एक प्रश्न पूछा जाता है, रेल बजट को आम बजट में मिलाया कब गया? 2017। 2016 में सिफारिश हुआ और 2017 से ये लागू हो गया। 2017 से लागू हो गया, तो 2017 क्या होगा आंसर? 2000। समझ में आ रहा है? ये चारों फैक्ट आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। एकवर्थ कमिटी ने यह सिफारिश किया कि, एकवर्थ लिखना होगा, अच्छा लिख देते हैं। लिखिए एकवर्थ कमिटी ने सिफारिश किया कि आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया जाए। एकवर्थ कमिटी ने सिफारिश किया कि आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया जाए। और फिर 1924 ईस्वी से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होने लगे। रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होने लगे। रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होने लगे। रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश होने लगे। आगे आगे स्टार मार के लिखिएगा। विवेक देबराय कमेटी के सिफारिश पर विवेक देबराय कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को विवेक देबराय कमेटी के सिफारिश पर विवेक देबराय कमेटी के सिफारिश पर
रेल बजट को आम बजट में 2017 ईस्वी से मिला दिया गया। मिला दिया 2017 ईस्वी से मिला दिया। अब देखिए एगो बात पूछा जाता है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई है, लॉर्ड कर्जन के समय। नीचे से ई भी पॉइंट स्टार मार के लिख लीजिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुई है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुई है। एगो स्टेटमेंट बोलते हैं, परीक्षा का पूछा हुआ स्टेटमेंट। अब कौन परीक्षा का पूछा हुआ है हमको ध्यान में ना है, लेकिन पूर्णतः हमको याद भी ना है, ठीक है, ध्यान से एकदम उतर रहा है। इतिहास में ऐसे ही बात पढ़ाते हैं, मॉडर्न पढ़ाते हैं, मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाते हैं, तो वहां पर ये बात बताते हैं। देखिए भारत में अंग्रेज ध्यान से उतर रहा है, आधा सीधा याद है, समझे? अरे चलिए इतिहास पढ़िएगा, वही जानिएगा, छोड़िए यहां। चलिए अब सुनिए, हल्ला नहीं, शांत रही। देखिए आप थीम आधारित रेल, हेडिंग मारिएगा, थीम आधारित रेल, थीम आधारित रेल, थीम आधारित रेल, थीम 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 नहीं समझ रहे हैं, हे भगवान। थीम आधारित रेल, थीम आधारित रेल, थीम आधारित रेल में एक है रामायण एक्सप्रेस, रामायण एक्सप्रेस, एक है समानता एक्सप्रेस, समानता एक्सप्रेस, एक है राम सेतु एक्सप्रेस, राम सेतु एक्सप्रेस। इसको आप समझिएगा, ठीक है, इसको आप समझिएगा ध्यान से। देखिए आपको ये सब थीम आधारित रेलगाड़ी है। रामायण एक्सप्रेस भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े जितने भी स्थल है, चाहे वो अयोध्या हो या रामेश्वरम हो या भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ अन्य सभी स्थल, अन्य कोई भी स्थल, भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी स्थलों के भ्रमण को लेकर भारत सरकार ने रामायण एक्सप्रेस चलाया है। इसके बाद दूसरा है समानता एक्सप्रेस। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि दलित समाज से आते थे, वे हर संभव ये प्रयास किए कि देश में
सभी वर्गों के बीच समानता स्थापित हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में भारत सरकार ने समानता एक्सप्रेस चलाया है। फिर आपको राम सेतु एक्सप्रेस, अगर आप राम सेतु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु को ये श्रीलंका से आपस में जोड़ने का काम करता है। और इस राम सेतु के जरिए ही जो है भगवान श्री राम श्रीलंका गए और रावण का वध किए और सीता को लेकर आ गए। समझ गए, रावण का वध किए, सीता को लेकर आ गए। और जानते हैं आप जब दक्षिण भारत के रामायण को पढ़ेंगे, दक्षिण भारत, देखिए उत्तर भारत में जो रामायण है उससे अलग है दक्षिण भारत का रामायण। उत्तर भारत में रामायण में जो कहानी है, देखिए कहानी दोनों में राम और रावण की ही है। उत्तर भारत में लिखित रामायण में भी राम और रावण की ही कहानी है, दक्षिण भारत में लिखित रामायण में भी राम और रावण की ही कहानी है। लेकिन अंतर है दोनों में, थोड़ा बहुत अंतर है दोनों में। दक्षिण भारत के रामायण को आप पढ़ेंगे तो दक्षिण भारत का रामायण यह कहता है सीता रावण की बेटी थी, सीता रावण की बेटी थी और सीता को 14 बरस का वनवास मिला था और रावण नहीं चाहता था कि उसकी बेटी वनवास में रहे, कष्ट करे, इसलिए रावण उसका जो है अपहरण कर लिया। इसलिए रावण उसका अपहरण कर लिया और अपने पास रखा ताकि सीता को कोई दिक्कत ना हो। दक्षिण भारत के रामायण में ये कहानी है, जबकि उत्तर भारत के रामायण में ऐसा है नहीं है। समझ गए, नहीं है, समझ गए। तो यही थोड़ा बहुत अंतर है। खैर जो भी हो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो जो राम सेतु एक्सप्रेस है, अगर आप बात राम सेतु एक्सप्रेस की करेंगे तो जो राम सेतु एक्सप्रेस है, तमिलनाडु के जो मंदिर सब है, तमिलनाडु की जो संस्कृतियां है, तमिलनाडु में जो मंदिर निर्माण की कला है, तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों, तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों के भ्रमण को लेकर राम सेतु एक्सप्रेस जो है आपको चलाया गया है। और देखिए आज का हमारा क्या टेक्नोलॉजी है, हम लोग का टेक्नोलॉजी पहले ज्यादा विकसित था। समझ गए, पहले ज्यादा विकसित था। आप देखिए ना, एक बार ओम नमः स्वाहा भस्म हो जाता था आदमी, हाथ से, ईश्वर के हाथ से जो है अग्नि की उत्पत्ति होती थी, मंत्र से अग्नि की उत्पत्ति होती थी, मंत्र से ब्रह्मास्त्र आ जाता था हाथ में। समझ गए, तो पहले का टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा था, बताइए कितना ऊपर था। आज कुछ है, आज कुछ ना है। समझे, लिखिए थीम आधारित ट्रेन में 1 नंबर में रामायण एक्सप्रेस, 1 नंबर में रामायण एक्सप्रेस डैश देकर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी स्थलों की यात्रा को लेकर भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े स्थलों की यात्रा को लेकर रामायण एक्सप्रेस चलाया गया है। रामायण एक्सप्रेस चलाया गया है, रामायण एक्सप्रेस चलाया गया है। आगे
समानता एक्सप्रेस, समानता एक्सप्रेस, समानता एक्सप्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में समानता एक्सप्रेस चलाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में समानता एक्सप्रेस चलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राम सेतु एक्सप्रेस, राम सेतु एक्सप्रेस, राम सेतु एक्सप्रेस, राम सेतु एक्सप्रेस तमिलनाडु के मंदिरों तमिलनाडु के मंदिरों और सांस्कृतिक विशिष्टता सांस्कृतिक विशिष्टता और समृद्धि के भ्रमण हेतु के भ्रमण हेतु के भ्रमण हेतु के भ्रमण हेतु राम सेतु एक्सप्रेस चलाया गया है। राम सेतु एक्सप्रेस चलाया गया है। और आगे सुनिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना भारतीय रेलवे के अंतर्गत आए दिनों रेल दुर्घटना आपको निश्चित तौर पर सुनने को देखने को मिलता है। जैसे हाल फिलहाल में ओडिशा में बालासोर रेल दुर्घटना हुआ है। और जब बालासोर रेल दुर्घटना हुआ तो फिर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा की मांग विपक्षी पार्टी के लोग करने लगे और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना भी चाहिए, क्योंकि रेल मंत्री हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है, सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। भले देखिए, ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है गलती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का है, नहीं, लेकिन उनके अधीन जो पदाधिकारी है उनका गलती है। नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री सब इस्तीफा दिया है, लेकिन अश्विनी वैष्णव नहीं दिए। अब मोदी जी ने इशारा किया नहीं देना है तो नहीं दिए, नहीं तो मोदी जी अगर एक बार इशारा कर देते आपको देना है, रो करके भी वो देते। ठीक है, तो एक बात आपसे पूछा जाता है, किन किन रेल मंत्रियों ने भारत के किन किन रेल मंत्रियों ने रेल दुर्घटना के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया। देखिए, आज तक के इतिहास में कई रेल मंत्री हुए जो रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिए हैं। ऐसे हम 4 की चर्चा करेंगे, लेकिन उसमें 3 गो इस्तीफा दिए हैं। ऐसे दिए तो 4, लेकिन मंजूर 3 गो का हुआ। एगो लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा नीतीश कुमार, तीसरा ममता बनर्जी और चौथा सुरेश प्रभु। चौथा आपके सुरेश प्रभु। देखिए,
जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जब देश के, क्या हो रहा है, जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री, आप लोग बानर जैसे करते हैं, ठीक है। जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में रेल मंत्री 1956 के समय लाल बहादुर शास्त्री थे। तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु के अड़ियालूर में, तमिलनाडु के अड़ियालूर में 1956 ईस्वी में रेल दुर्घटना हुआ, जिसमें लगभग 150 के आसपास लोग मारे गए थे, उससे ज्यादा लोग मारे गए थे। लाल बहादुर शास्त्री उस रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए और उनका इस्तीफा मंजूर भी हुआ। रेल दुर्घटना के कारण रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए, जो 1956 ईस्वी में तमिलनाडु में होने वाले रेल दुर्घटना के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इसके बाद देश के सफल प्रधानमंत्री में एक नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 ईस्वी से लेकर 2004 ईस्वी तक देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। 1998 ईस्वी से लेकर 2004 ईस्वी तक अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय देश के रेल मंत्री हुआ करते थे श्री नीतीश कुमार। 1999 ईस्वी में, 1999 में नीतीश कुमार रेल मंत्री रहे हैं। फिर जो है आपको लालू यादव भी रेल मंत्री रहे हैं। पासवान साहब रहे हैं कि नहीं रहे हैं? रामविलास पासवान, वो भी रहे हैं कुछ दिन रहे हैं। श्री रामविलास पासवान जी भी रहे हैं, हमको लगता है कुछ दिन। तो देखिए, चलिए आइए अब यहाँ पे आइए, नीतीश कुमार पे आइए, लौटिए नीतीश कुमार पे। देखिए नीतीश कुमार जी 1999 में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए जी लगाना जरूरी है। श्री नीतीश कुमार जी, हाँ ठीक है। श्री नीतीश कुमार जी 1999 में देश के जब रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो असम में रेल दुर्घटना हुआ और उसमें 290 के आसपास लोग मारे गए, 290। और देखिए जो सरकारी आंकड़ा आता है ना, सीधा उसका 2 गुना कर दीजिए, आप कम से कम 2 गुना कर दीजिए। देखिए सरकारी आंकड़ा कम करके इसलिए दिया जाता है मुआवजा कम लोगों को देना पड़े, समझिए। मुआवजा में पैसा भी लगता है, बहुत सबों का तो शिनाख्त भी नहीं होता है, जानकारी भी नहीं होता है क्या है न है कौन है, समझ गए, ये सब चीज भी होता है। तो आपको नीतीश कुमार जी 1999 में भारत के रेल मंत्री थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। असम में रेल दुर्घटना हुआ, नीतीश कुमार काफी आहत हुए और फिर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। फिर अगला रेल मंत्री श्रीमती ममता बनर्जी को बनाया गया। श्रीमती ममता बनर्जी अगला रेल मंत्री बनी। ममता बनर्जी के समय भी 2000 ईस्वी में रेल दुर्घटना हो गया, वो भी इस्तीफा जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी को सौंप दी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके इस्तीफा को नामंजूर कर दिया। मतलब उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, मतलब वो इस्तीफा नहीं दी। इसके बाद 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय, हमारे मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में, हमारे मोदी जी का प्रथम कार्यकाल है 2014 से 2019, 2014 से 2000, इसी बीच में 2017 अगस्त 2017 में 4-5 दिन के अंतराल पर 2 रेल दुर्घटना हो गया। और जब 2 रेल दुर्घटना हो गया तो 2017 के समय रेल मंत्री हुआ करते थे सुरेश प्रभु। कौन? सुरेश प्रभु।
सुरेश प्रभु जो है प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दिए, लेकिन प्रधानमंत्री कहे इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए, हम संभाल लेंगे सब चीज, आप अपना बने रहिएगा। लेकिन सुरेश प्रभु को लगा न, इतना नैतिकहीन होना सही नहीं है, और सुरेश प्रभु ने स्वयं पद से हट गए। समझिए, सुरेश प्रभु स्वयं पद से हट गए। उन्होंने कहा हमसे नहीं संभलने वाला है, अब हम देखने उठने वाले नहीं है। तो टोटल 3 ऐसे रेल मंत्री हुए जिनका इस्तीफा हुआ है। ममता बनर्जी का इस्तीफा थोड़े हुआ है, नहीं हुआ है। 3 गो, लाल बहादुर शास्त्री, नीतीश कुमार और सुरेश प्रभु। लाल बहादुर शास्त्री, नीतीश कुमार और सुरेश प्रभु। बात क्लियर है? नीचे से लिखिए, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री, लिखिएगा। लिखिएगा, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री। रेल मंत्री लिखिए, लिखिए डैश देकर, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए। लाल बहादुर शास्त्री हुए जो 1956 में तमिलनाडु में होने वाले तमिलनाडु में होने वाले रेल दुर्घटना के कारण अपने पद से त्यागपत्र दिए। रेल दुर्घटना के कारण अपना त्यागपत्र दिए। आगे आगे 1999 ईस्वी में असम में रेल दुर्घटना हुआ। 1999 ईस्वी में असम में रेल दुर्घटना हुआ। 1999 ईस्वी में असम में रेल दुर्घटना हुआ। इस समय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। इस समय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे जो नैतिकता के आधार पर जो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिए।
जो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए, जो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। आगे आगे लिखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रथम कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रथम कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रथम कार्यकाल के दौरान अगस्त 2017 में रेल दुर्घटना के कारण अगस्त 2017 में रेल दुर्घटना के कारण अगस्त 2017 में रेल दुर्घटना के कारण रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। चलिए आगे सुनिए। हो एगो बात पूछा जाता है, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री। एगो बात पूछा जाता है, अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन था। एगो बात पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन हुए। ये सब बात आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, समझे। सब बात आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। एगो बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिए आप। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना जी। आगे 15 अगस्त आने वाला है ना। हाँ, सब जिलेबी बना के लेते आइएगा, हम खाएंगे। 15 अगस्त 1947 से पहले है, सुनिए, 15 अगस्त 1947 से पहले 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था और यह अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1946 तक चला था। इस अंतरिम सरकार में रेल मंत्री बना था आसफ अली। इस अंतरिम सरकार में रेल मंत्री बना था आसफ अली। आसफ अली बना था। इस अंतरिम सरकार में रेल मंत्री बना था आसफ अली। वही जो है आपको 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और जब स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो प्रथम रेल मंत्री बनाया गया जॉन मथाई को। जॉन मथाई को बनाया गया। जॉन मथाई को बनाया गया, अर्थात स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। अंतरिम सरकार में रेल मंत्री आसफ अली और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। और देखिए, देश की जो प्रथम महिला रेल मंत्री बनी है श्रीमती ममता बनर्जी ही बनी है। श्रीमती ममता बनर्जी ही बनी है। ममता बनर्जी ही देश की प्रथम महिला रेल मंत्री है। नीचे से स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखिएगा, तीनों पॉइंट, तीनों इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, लिखिए। दो सितंबर 1946 को स्थापित 2 सितंबर 1946 को स्थापित अंतरिम सरकार में रेल मंत्री 2 सितंबर 1946 को स्थापित अंतरिम सरकार में रेल मंत्री अंतरिम सरकार में रेल मंत्री
आसफ अली को बनाया गया था। आसफ अली को बनाया गया था। आसफ, आसफ अली, अली अली अली, बजरंग बली। आसफ अली को बनाया गया था। आगे लिखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई को बनाया गया था। जॉन मथाई को बनाया गया था। जॉन मथाई को बनाया गया था। आगे, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी बनी है। हंस काहे रहे हैं आप लोग? देखिए, एगो बात जान जाइए, इंटरव्यू और में जाइएगा ना तो नेता सबका नाम लीजिएगा श्री या माननीय, और महिला नेत्री का नाम लीजिएगा सुश्री। समझ गए? सम्मान के साथ नाम लेना है, नहीं तो इंटरव्यू में मार कर जाएगा। सीधा कहिएगा नीतीश कुमार, समझ जाएगा ये रिस्पेक्ट नहीं करता है नीतीश कुमार का। जैसे आप बोलिएगा श्री नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी, तो लगेगा कि हाँ ना है। क्या हुआ उधर? क्या हो रहा है? आए? क्या हो रहा है लड़का हो? पलटू राम है तुरी है ना, मुख्यमंत्री अब मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी है। सुश्री ममता बनर्जी बनी है। श्रीमती ममता बनर्जी, सुश्री ममता बनर्जी। शादी नहीं की है वो? मायावती भी शादी नहीं की है। मोदी जी भी, मोदी जी ने शादी की है, लेकिन रखे ना। चलिए सुनिए, अब क्या करना है? पढ़ना है तुरंत, 1 मिनट में पढ़िए। ऊपर वाले टांग तोड़ देंगे जो ऊपर से नीचे उतरे। हम पढ़िए पढ़िए, पढ़ने बोले हैं। जो ऊपर से नीचे उतरेगा उसको रोक के रखिएगा तो उसका टांग तोड़ेंगे आज हम। सब अकबकाने लगता है। ऊपर से जो नीचे उतरेगा उसको पकड़ के रखिए। पढ़ने बोले हैं, पढ़िए, याद करवाना है, याद करके जाना है। पढ़िए जल्दी, जितना पढ़ा है पढ़िए जल्दी, जितना पढ़ा है जल्दी पढ़िए। पढ़ने बोले हैं।
है, पढ़ लिए, पढ़ लिए। चलिए आइए याद करते हैं, आइए दीजिए कॉपी दीजिए ना। है, आ गए। बताइए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली ना। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है? कहां है? इससे पहले कौन था? कौन था? गोरखपुर ना। वर्तमान में भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे, इसकी गति भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां चली? दिल्ली से। दिल्ली से। भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां चली? दिल्ली से। भारत की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन आए कौन? भारत की दूसरी सबसे तेज गति से चलने वाली गतिमान। अच्छा एगो बात बताइए, भारत का कौन रेलवे स्टेशन पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन? गांधीनगर ना। गांधीनगर ना। कहां है ये? कहां है? जयपुर में ना। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां पर बनाया? जम्मू। कौन नदी पर? कौन नदी पर? कौन नदी पर? ऊंचाई 300। भारत की प्रथम जल मेट्रो परियोजना कौन राज्य में? केरल में ना। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना ने भारत की प्रथम जल मेट्रो परियोजना, केरल का कोच्चि जल मेट्रो परियोजना। भारत की प्रथम जल मेट्रो परियोजना। अच्छा, कौन कमेटी के सिफारिश पर आम बजट से रेल बजट को अलग किया? आए एकवर्थ। कब? 1900। कौन कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया? विवेक। कब मिलाया गया? 2000। 2000। अच्छा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1900। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1900। 1900। भगवान राम के जीवन से जुड़े स्थलों की यात्रा को लेकर कौन ट्रेन चलाएगा? कौन ट्रेन? रामायण ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तमिलनाडु के मंदिरों के भ्रमण को ले आए। अच्छा, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर। दूसरे, तीसरे सुरेश। अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन बने? अंतरिम सरकार में रेल मंत्री, अंतरिम सरकार में स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री है। रुकिए रुकिए, है अभी और पढ़ेंगे। गुड। हाँ हाँ सुनिए, हाँ सुनिए, हाँ सुनिए, एगो बात याद आया, जरूरी है। देखिए जितना भी बात बता रहे सब करंट के संदर्भ में बता रहे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं। बैठिए ना, अभी पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, बैठिए बैठिए, अभी पढ़ाएंगे, बैठिए। देखिए आपको जो है जैसे चितरंजन है, चितरंजन बंगाल में है, चितरंजन बंगाल में है। यहां पर जो है आपको विद्युत इंजन का निर्माण होता है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी देखे हैं जीवन में कभी? आए देखे होंगे, निश्चित देखे होंगे आप, ठीक है। देखिए रेलगाड़ी में इंजन होता है, इंजन होता है ना जी। एगो इंजन होता है जो डीजल से चलता है। पहले तो इंजन होता था कोयला से चलता था, भाप से चलता था, जानते हैं ना आप लोग। भाप से चलता था, कोयला से चलता था, फिर डीजल से चला, और फिर अब जो है विद्युत से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता। हाँ या ना? हाँ चलता है, ठीक है। देखिए
तो रेलगाड़ी में जो है आपको इंजन होता है, फिर इंजन के पीछे बॉगी होता है कि नहीं होता है, बॉगी होता है, और एक बॉगी दूसरे बॉगी से इंटरकनेक्टेड रहता है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए आपको जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो कि तमिलनाडु में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो कि तमिलनाडु में है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई है। यह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सवारी डिब्बा मतलब वह डिब्बा जिसमें मानव सवार होकर के जाता है, समझ रहे हैं ना? अरे जिसमें आप बैठ करके जाते हैं, जिस कोच में आप बैठ करके जाते हैं, वही हुआ सवारी डिब्बा। पूरे विश्व में वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे बड़ा कोच फैक्ट्री, मतलब सबसे ज्यादा सवारी डिब्बा का निर्माण करने वाला, सबसे ज्यादा सवारी डिब्बा का निर्माण करने वाला कोच फैक्ट्री बन गया है तमिलनाडु के पेराम्बूर में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। पहले चीन जो है सवारी डिब्बा के उत्पादन में पहला स्थान पर हुआ करता था, लेकिन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो तमिलनाडु के पेराम्बूर में है, यह विश्व का सबसे बड़ा कोच फैक्ट्री आज के डेट में बन गया है। सबसे ज्यादा कोच का निर्माण आज के डेट में भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में होता है। और देखिए आपको चितरंजन, बंगाल में चितरंजन है, बंगाल में चितरंजन जो है वहां पर विद्युत इंजन का निर्माण होता है, और 1950 ईस्वी से वहां पर विद्युत इंजन का जो है निर्माण हो रहा है। 1950 ईस्वी से वहां पर विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। फिर और भी कई सारे कोच फैक्ट्री है, और भी कई सारे इंजन निर्माण के स्थल है, जैसे वाराणसी में भी है। वाराणसी में डीजल इंजन का निर्माण होता था, लेकिन अब विद्युत इंजन का भी निर्माण होने लगा है। तो नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा आप यहां पर, परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण है। देखिए वो चौहरमल सब है, वो सब देखिए ना, ऊपर से नीचे आ गया है, सीढ़ी पे है। बताइए डर नाम का कोई चीज ना, समझे? इस सब का टांग काट लिया जाए, टांग क्या है कि ना, विकलांग बना दिया जाए, जहां बैठेगा वहां बैठले रह जाएगा है। और फिर क्लास कैसे आएगा, ये दिक्कतें है। थोड़ी लिखिए, भारत का सबसे बड़ा कोच फैक्ट्री इंटीग्रल, बोर्ड पे लिख रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा कोच फैक्ट्री इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर बना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर बना, जो तमिलनाडु में स्थित है, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। 1986 ईस्वी में हुई है। चलिए लिख लिए,
चलिए, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हमारे बकबक को सुने। इससे आगे मिलते हैं और निमंत्रण देते हैं कि फिर आइए, कल हमारे बकबक को सुन के जाइए। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।